नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 7 का चौथा टॉपिक वायु। दोस्तों, वायु में हम जानेंगे कि वायु क्या होती है और हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और वायुमंडल का संगठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार सौरमंडल, समताप मंडल क्या क्या होती हैं, कितनी कितनी परतें होती हैं, उसके बारे में आज से पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कि हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से वायु से घिरी हुई है और इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। दोस्तों, सारे जीव अब जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। बिना वायु कुछ नहीं होता है और बिना जल भी कुछ नहीं होता है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यदि ओजोन की परत बीच में न हो तो दिन में जो गर्मी पड़ती है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है हमारे ऊपर और नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो जो भी वायु की परतें हैं ये तापमान को नियंत्रित करती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा फेसबुक की स्टोरी पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो दोस्तों, देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ये जो विकिरित ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोक देती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। एक बार वापस देख लो। ये वायुमंडल में फैल जाती है और जो पृथ्वी से दोस्तों विकिरित ऊष्मा जो वापस जाती है, ऊपर जाती है, उसको क्या करती है, पृथ्वी पर ही रोक देती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। तो इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। ज़्यादा भी खतरनाक है और कम भी खतरनाक है और इसलिए इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघल जाती है, ग्लेशियर पिघलते हैं,
इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए हमारी पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो जाए, और बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्रीन हाउस कैसे पैदा होगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा होती है दोस्तों, विकिरण, उसको क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो पृथ्वी पर ही रहेगी, उससे भी समस्या होनी है। अगला देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम श्वास लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। दोस्तों, जो वायु है ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, CO2, हीलियम, ओजोन और ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। मेन तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अब देख लो, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस है दोस्तों 0.0504% है और ऑर्गन कितनी है 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। तो याद रख ले एक बार, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अन्य सभी गैसें जिसमें हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी कम है 0.04 में। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये चित्र 4.1 में देखते हैं। जिसमें वायु के विभिन्न संगठकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये दोस्तों हवा के कण भी होते हैं इसमें, अन्य में हवा के कण भी आएंगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम श्वास लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, हम नाइट्रोजन हवा के साथ, हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ जाती है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है तो हम अपने यूरिन के साथ में नाइट्रोजन निकाल देते हैं, पर पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। तो दोस्तों, पौधे किस प्रकार नाइट्रोजन लेंगे? पौधे क्या करते हैं, तो सीधे तो लेते नहीं नाइट्रोजन, वे नाइट्रोजन मृदा में मिल जाती है और कुछ पौधों की जो जड़ें होती दोस्तों, इनके अंदर जीवाणु रहते हैं और जीवाणु नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन लेके दोस्तों ये नाइट्रोजन का स्वरूप बदल जाते हैं, जिससे पौधे इसे ग्रहण कर सकें। इनडायरेक्टली नाइट्रोजन लेते हैं पौधे। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। दोस्तों, जो ऑक्सीजन है 2 नंबर की गैस है वायुमंडल में, 21% है लगभग। वैसे दोस्तों इसका एक्यूरेट परसेंटेज है 20.95 है, पर 21 ही लिखते हैं मोटे मोटे तौर पर। मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में
वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, हरे पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो पादप हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हरे पादप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, संतुलन बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दोस्तों, मनुष्य और पशु क्या करते हैं? CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो दोस्तों, मनुष्य और जो पशु जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है। और जितनी हम ये CO2 छोड़ेंगे उतनी CO2 गैस ये प्राप्त कर लेंगे पेड़ पौधे, और जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। और दोस्तों, करोड़ों टन CO2 बढ़ जाता है इनसे, कोयला खनिज तेल से। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है और इससे मौसम और जलवायु भी प्रभावित होता है। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती हैं? दोस्तों, जब वायु गर्म होगी तो फैलेगी और ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होगी और नीचे रहेगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु, और दोस्तों गर्म वायु जब ऊपर उठेगी आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। दोस्तों, वायु चक्र चलता रहेगा। जब वायु खाली हो जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु आ जाएगी और इस प्रकार वायु का जो चक्र चलता रहेगा। अगला है, पढ़ें और मनन करें। क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? तो दोस्तों, अखबार में किस तरह आ रखा है, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक ईरा। ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, वापस जुरासिक ईरा में आ सकता है। ये जुरासिक ईरा के अंदर दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग था। ग्लोबल वार्मिंग ये सारे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर हैं। दिस विंटर वाज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। सर्दियों में सबसे ज़्यादा गर्मी रही। यूनाइटेड स्टेट ने कहा है ग्लोबल सन स्क्रीन लाइकली थिंड टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉप वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने क्षेत्र से बाहर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वार्मिंग अनस्टॉपेबल, जो ग्लोबल वार्मिंग है नहीं रुकने वाली चीज़ें। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एट 80,000 ईयर आई। कार्बन डाइऑक्साइड 80,000 ऊंचाई पे चली गई। ये दोस्तों सारे न्यूज़पेपर हैं। इससे ये दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। और पहली सतह है सौरमंडल,
फिर समताप मंडल, अगला मध्य मंडल और नेक्स्ट बाह्य वायुमंडल और इसके बाद सबसे ऊपर वाला है बहिर्मंडल। तो आपको याद रखनी है वायुमंडल की 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल कह दो इसको, और बहिर्मंडल। अगला है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज ऊंचाई है क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर तक पाई जाती है ये क्षोभ मंडल। तो दोस्तों आपको इसकी ऊंचाई याद रखनी है 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की हाइट होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से श्वास लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। तो दोस्तों ये परत हमारे जो हम रहते हैं ये वाली परत हैं, तो सारी वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि यही होती सारी। ये देखो परतें दे रखी हैं, किस तरह चित्र दिया हुआ एक बार देख लेते हैं। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल और दोस्तों क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक सीमा होती है, क्षोभ सीमा बोलते हैं। 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच परत होती है एक क्षोभ सीमा। माउंट एवरेस्ट भी क्षोभ मंडल में, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत भी क्षोभ मंडल में है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाएगी। हवाई जहाज ये भी समताप मंडल में उड़ेंगे, क्योंकि समताप मंडल में जो तापमान है वो एक जैसा रहता है और ये कोहरा, ओलावृष्टि, वर्षा इत्यादि नहीं होती इसमें। समताप मंडल। फिर है मध्य मंडल, उसके बाद में है मध्य सीमा आ गया। फिर बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इस तरह दोस्तों ये मंडल है सारे। फिर अगला देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परतें समताप मंडल कहलाती हैं और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल है। 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहती है और इसी के फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दोस्तों हमने देखा था ओजोन गैस की परत इसी में पाई जाती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे ये रक्षा करती हैं। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। देखो ये अगला है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, यानी 50 से 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दोस्तों जब उल्कापिंड आते हैं, जब मध्य मंडल में आएंगे तो यहाँ जल जाएंगे। ये आपको फैक्ट याद रखना है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। कौन सी परत में जलते हैं उल्कापिंड? तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में जो उल्कापिंड आते हैं वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा चेंजेज होता है। बाह्य वायुमंडल या इसे आयन मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, उल्टा सिस्टम होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा। बाकी नॉर्मली ये होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में
कमी होती है। और प्रत्येक 165 मीटर पर 1 सेंटीमीटर तापमान 1 सेंटीमीटर कम तापमान होता है, लेकिन आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल में अलग प्रवृत्ति होती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। दोस्तों, बाह्य वायुमंडल का आयन मंडल एक भाग है, लेकिन हम इसे भी मोटे तौर पर आयन मंडल ही कहते हैं। और ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जो ये पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें होती हैं और इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी को परावर्तित कर दी जाती हैं। जो हम मोबाइल से बातचीत करते हैं, रेडियो टीवी देखते हैं, इसमें सारी तरंगें होती हैं, इसी परत से जाती हैं। और नेक्स्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये वायु की सबसे पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ से अंतरिक्ष में तैरेगी और इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 400 से लेकर 1000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो आपको इनकी ऊंचाइयाँ भी ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें और मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। मौसम और जलवायु क्या होती है ये देखते हैं। दोस्तों, जो मौसम होता है ये कम समय के लिए होता है। दोस्तों, कम समय के लिए जो हमारे पृथ्वी में परिवर्तन होता है वो मौसम कहलाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जलवायु, इसका मतलब है क्या है, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, ये सारी चीज़ें क्या है, मौसम है। दोस्तों, कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है कि इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रति घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, लेकिन जलवायु होती है और लंबे समय के लिए 6 महीना 12 महीना। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है। और दोस्तों, दीर्घकाल का मौसम यानी लंबे समय तक 6 महीने 12 महीने की मौसम को मिला लेंगे तो उसे जलवायु कहेंगे। क्या अब आप समझ गए होंगे कि यह मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी क्या करती है। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा के इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 20 करोड़वां भाग या 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी करती है सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग। तो दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी ऊर्जा है। मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त करते हैं, फिर भी इतनी गर्मी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा सूर्य के अंदर गर्मी है। आज तक कोई जा नहीं पाया है सूर्य पर, जा भी नहीं पाएगा शायद। अब अगला देखते हैं तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं
वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। दोस्तों, जो वायुमंडल में ताप और शीतलता का परिमाण होता है उसे तापमान कहेंगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। और दोस्तों, जो शीत ऋतु होती है उसकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अगला है आतपन। ये दोस्तों आतपन नहीं है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। तो आतपन देखते हैं, आतपन किसे कहते हैं? जो सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है उससे जो पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। अगला है आतपन या सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। दोस्तों, जो सूर्य का ताप होगा या आतपन, एक चीज़ है, ये भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगा क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों पर तिरछी, तो घटता रहेगा, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो आपको आतपन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये मौसम की जानकारी के लिए यंत्र कौन कौन से हैं? ये वर्षा मापी यंत्र दोस्तों, इससे वर्षा को मापते हैं, ये वर्षा मापी है। तो पानी इकट्ठा होता है इसमें। ये है वात दिग्दर्शी, ये पवन की दिशा मापता है, या इसे एनीमोमीटर भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वात दिग्दर्शी। वर्षा मापी, ये वायु दाब मापी, वायु में कितना दबाव है वो मापते हैं। ताप मापी से थर्मामीटर, जिससे तापमान मापते हैं। अगला देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ सकता है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, डामर से जो सड़कें बनती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और धातु और कंक्रीट से बने भवन भी गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, जो तापमान हम डिग्री और सेल्सियस में मापते हैं इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने किया। तो दोस्तों, सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस तापमान को जिससे मापते हैं, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। और सेल्सियस पैमाने पर जल क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ भाप बनेगा 100 डिग्री पर। अगला देखते वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। तो दोस्तों, वायु दाब क्या करती है? वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है
दोस्तों जो वायु का दाब होता है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, दोस्तों जो पृथ्वी की सतह होती है इस पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो वायु दाब किसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। दोस्तों वायुमंडल में जब ऊपर जाएंगे तो वायु का दबाव कम मिलेगा और नीचे वायु का दबाव ज़्यादा रहता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। दोस्तों वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र होंगे तो वायु क्या करेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। यह दबाव कम हो जाएगा क्योंकि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु ऊपर चली जाएगी। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है? दोस्तों चंद्रमा पर हमारे वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। जब वायु नहीं है तो वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। तो दोस्तों जब जाएंगे जो हवा से भरी हुई पोशाक पहनेंगे तभी वो टिक पाएंगे वहाँ, नहीं तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं। तो दोस्तों ये हो सकता है यदि पोशाक नहीं पहने तो उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। इसलिए पोशाक पहनना ज़रूरी है वायु के लिए। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। तो दोस्तों जब कम तापमान होगा वहाँ क्या होगी, वायु ठंडी होगी। और इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। जब ठंडी होगी दोस्तों वो भारी भी होगी। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। वो भारी वायु होती है वो निमज्जित होकर ऊंचा दाब वाला क्षेत्र बनाएगी और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। और दोस्तों वायु होती है ऊंचे दाब से निचले दाब की ओर गमन करती है। नेक्स्ट देखते पवन। तो पवन का किस प्रकार प्रभाव होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से जो निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होगी उसे क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। ऊंचे दाब से निचले दाब की ओर आप पवन को काम करते देख सकते हैं। वो पवन किस प्रकार काम करेगी? अब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। जब दोस्तों पवन ज़्यादा चलेगी सड़क पर जो पत्तियां होती हैं उनको उड़ा देती है और तूफान होता है उसमें जो पेड़ भी उखड़ जाएंगे क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चलती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। दोस्तों जब छाता लेकर चलेंगे तेज़ पवन में तो छाता टूट जाएगा। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः
3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पवन का नाम उसकी आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों पवन का नाम होता है वो जो जिस दिशा से आती है उसके आधार पर उसका नाम होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। उसी प्रकार स्थायी पवन वो भी वो देखते हैं आगे। अब देखते हैं, पहली है स्थायी पवन, दूसरी है मौसमी पवन और तीसरी है स्थानीय पवन। अब स्थायी पवन किसे कहते हैं दोस्तों? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। जो दोस्तों व्यापारिक पवनें जो पश्चिम और जो पूर्व से आती हैं ये स्थायी पवनें हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और ये पवनें क्या करेगी? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहेगी। अगली देखते हैं मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है और मौसमी पवनें भी विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहेगी दोस्तों। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें होती हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहेगी। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर और समुद्री समीर ये स्थानीय पवनें। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है? लू भी स्थानीय पवन है। इसके अलावा दोस्तों जो हरमट्टन है, विश्व की पवनें हैं, फोन है, ये सारी स्थानीय पवनें हैं। और मौसमी पवनें मौसम के अनुसार बदलती हैं। और स्थायी पवनें दोस्तों जो रेगुलर चलती है वो स्थायी पवनें हैं, वर्ष भर लगातार चलती रहेगी। अब ये देखते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों वायुदाब की पहली है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी या डोल्ट्रम। तो दोस्तों पेटियाँ मुख्य रूप से 7 पेटी होती हैं वायुदाब की। निम्न वायुदाबी पेटी, उसके बाद में है उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें और यहाँ दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनें चलेगी। फिर अगला है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश। ये उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश है। और उसके ऊपर है अधो ध्रुवीय निम्न दाब, यहाँ भी निम्न दाब है। और यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब है, ध्रुवीय उच्च दाब। तो देख लो दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब वाली 2, अधो ध्रुवीय वाली इधर 4, उपोष्ण उच्च दाब वाली है 6 और एक ये भूमध्य रेखीय डोल्ट्रम। ये 7 पेटियां हैं दोस्तों। यहाँ उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन चलती है और यहाँ दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवन चलती हैं। ये भूमध्य रेखीय डोल्ट्रम के आसपास। और उसके बाद है दोस्तों सनातन पछुआ पवन चलती हैं। तो दोस्तों जो पछुआ पवन है उपोष्ण उच्च दाब और अधो ध्रुवीय निम्न दाब के बीच चलती हैं। तो यहाँ पछुआ पवन चलते हैं। ये दोस्तों पश्चिमी दिशा से आती हैं इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। और व्यापारी पवनें पहली पेटी में है, इसमें व्यापारी पवनें, इसमें पछुआ पवनें हैं और ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो आपको याद रखना दोस्तों सबसे नीचे है व्यापारी पवनें, फिर उसके ऊपर है पछुआ पवनें। और इसके बाद देखते हैं चक्रवात क्या है, प्राकृतिक आवेश क्या है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। ये दोस्तों चक्रवात की घटनाएं बता रहा है। 1999 को जो चक्रवात आया, 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई।
260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। दोस्तों 260 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी तेज़ पवनें चली। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। ये दोस्तों जो ज्वारीय तरंगें हैं समुद्र नज़दीक है यहाँ, तो 20 किलोमीटर तक तरंगें आ गई, यहाँ पानी आ गया यानी, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। चक्रवात द्वारा इतना विनाश होता देखो, सारे पेड़ पौधे घर सारे डूब गए दोस्तों। तो चक्रवात बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। अगला देखते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब होता है दोस्तों, और अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तरी पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालाकोडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। ये क्षेत्र प्रभावित किए इसने। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की भी मौत हो गई। धान, सब्जियों, फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय पर्वत से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनउपजाऊ हो गए। साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पाराद्वीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। ये दोस्तों पाराद्वीप और कोणार्क के बीच के मैंग्रोव हैं, ये लुप्त हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है, वायु में जब नमी आ जाती है, जल वाष्प बढ़ जाता है तो आर्द्रता कहलाता है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। तो जलवाष्प देखें, जल होता है पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है, जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु के अंदर जल वाष्प की भाप की मात्रा होगी आर्द्रता कहलाएगी। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं उसे। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। दोस्तों जब वायु गर्म होगी तो गर्म होगी मतलब वो जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और इस प्रकार और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब जल वाष्प ऊपर उठेगा तो ये ठंडा होना शुरू कर देगा और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है और जल की ये बूंद इतनी भारी होती है। दोस्तों जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सके और तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जब जेट चलते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान नहीं रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ये दोस्तों इंजन से नमी निकलती है तो इंजन से धुआं निकलता है वो रहता है
क्योंकि वायु गतिमान होती नहीं है, इसलिए कुछ समय तक ये रास्ता दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो वर्षा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, भूमि के अंदर जो जल होता है जो वर्षा से ही मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावर्त पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये 3 वर्षा ही हैं, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। तो दोस्तों, संवहनी वर्षा, जब ये बादल बने हैं, जब वायु गर्म होगी तो बादल संघनित होंगे और वर्षा करेंगे, ये संवहनी वर्षा कहलाती हैं। और उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं पर्वतीय वर्षा क्या होती है। तो दोस्तों इस तरह वर्षा होती है पर्वतों पर। ये बादल हैं तो गर्म होंगे तो यह वर्षा करेंगे पर्वतों पर। और नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवातों से ठंडी वायु, दोस्तों जब गर्म वायु जाएगी यहाँ तो बादल ठंडे होंगे, ठंडी वायु और गर्म वायु मिलेगी बादलों पे तो चक्रवात के रूप में वर्षा होगी। ये पर्वतों पर वर्षा होती है आदर रूप में। तो अगले देखते हैं दोस्तों। ये 3 तरह की वर्षा देख लिया आपने: चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा, चित्र 4.5 में। अब देखते हैं पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। और उसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए वर्षा की लिमिटेशन ज़रूरी है। न ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए ताकि बाढ़ आए और न ही कम वर्षा हो ताकि सूखा पड़े। और वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला है। जब दोस्तों वर्षा का जल जम जाता है तो हिम बनता है। सहिम वृष्टि और ओला इनके रूप हैं। अगले देखते हैं अभ्यास प्रश्न इनके। वायुमंडल क्या है? जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो दोस्तों वायु का अधिकतर भाग है 78% N2 नाइट्रोजन और 21% है O2 ऑक्सीजन से बना है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। जब सूर्य की गर्मी जब आती है पृथ्वी पर तो जब वो वापस विकिरित होती हैं दोस्तों, तब क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें रोक लेती हैं सौरमंडल में और धरती को गर्म रखती हैं। इस तरह ग्रीन हाउस गैस का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? जो दैनिक घटनाएं होती हैं, जो वर्षा, तापमान इत्यादि की दैनिक घटनाएं मौसम कहलाती हैं। और वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो दोस्तों वर्षा के 3 प्रकार: संवहनीय वर्षा भी लिखते हैं हम यहाँ। वर्षा के 3 प्रकार ऊपर अभी देखा था हमने खुद ने। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये दोस्तों हमने देखी थी संवहनीय वर्षा देखी थी, फिर देखी थी हमने पर्वतीय वर्षा, पर्वतों पर होती है। और एक और रूप देखा था हमने, वो भी देखते हैं। संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात से होती है, तीसरी। और वायु दाब क्या है?
तो दोस्तों जब वायु चलती है और जब वायु के ऊपर जब दबाव लगता है, जब पृथ्वी की निचली परत पर वायु का दबाव अधिक होता है और ऊपर वाली परतों में वायु का दबाव कम होता है, तो यही वायु दाब है। वायु के दबाव को वायु दाब कहते हैं। अब अगला है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो दोस्तों सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें ओजोन गैस बचाती है। ओजोन गैस क्या करती है? तो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, उनको रोक लेती है और ये ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल है, इसमें पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत सौरमंडल है, क्योंकि इस परत में हम रहते हैं, यहाँ जो वायु है ये सौरमंडल कहलाती है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी परत बादल विहीन है? कौन सी परत में बादल नहीं पाए जाते? दोस्तों समताप मंडल है, इसमें बादल नहीं पाए जाते, तभी तो यहाँ वायुयान चलते हैं, क्योंकि यह कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब कम हो जाता है दोस्तों, वायु का दबाव घटेगा, ऊपर जाएंगे। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब वृष्टि तरल रूप में आएगी तो हम उसे वर्षा कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। व्यापारिक पवने किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों व्यापारिक पवने जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो स्थायी पवन होती है। स्थायी पवन होती है, व्यापारिक पवन होती है, ये नीचे पाई जाती है व्यापारिक पवन, और उस पहले वाले पट्टी जो विषुवत रेखा के आसपास व्यापारिक पवन। और इसके अलावा जो पछुआ पवन होती है, जो ऊपर वाली परत होती है वहाँ पाई जाती है। लू किसे कहते हैं? लू एक स्थानीय पवन है। और मानसून किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानसून मौसमी पवन होती है दोस्तों, मौसम के अनुसार बदलता है। और पवन किसे कहते हैं? तो पवन की परिभाषा दोस्तों, पवन क्षैतिज गति में चलता है। पवन आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों आर्द्र दिन होता है, उस समय क्या होता है, जो वातावरण में नमी होती है, इस वजह से गीले कपड़े सूखने में दिक्कत होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि दोस्तों जब भूमध्य रेखा पर जाएंगे हम, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ आपतन ज़्यादा होता है। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए आपतन कम होता है। इसलिए मात्रा सूर्य की घटती जाएगी ध्रुवों की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक वायु पूरा होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।